हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल स्टार्ट कर दिया और डे वन में आई होप आपको बहुत अच्छा मजा आया होगा, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिला होगा। विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन कितना इजी हो जाता है, जो चैप्टर इतना कॉम्प्लेक्स माना जाता है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन यू कैन एंजॉय इट, राइट। अभी तक हम लोगों ने चैप्टर की डेप्थ में जाना स्टार्ट जस्ट किया ही है। आइए देखते हैं उसमें डे टू में और सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड। प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड सबसे पहले जो आपके स्कूल में भी बताया जाता है, प्रूव करने को भी आता है ये आपके। दैट इज ट्रेजेक्ट्री या पाथ के बारे में, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। ट्रेजेक्ट्री पाथ को ही बोलते हैं, टेक्निकल वर्ड है। प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होगा, अब देखने में ऐसा लग रहा है शायद ये सेमी सर्कल तो नहीं है, या और कोई स्ट्रक्चर का शेप तो नहीं है। इसके लिए हमको इसके पाथ के लिए इक्वेशन सॉर्ट आउट करना पड़ता है। हम अगर ये एज्यूम करें कि यहां से बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है विद स्पीड u और एंगल थीटा, ऑब्वियसली एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एज यूजुअल, एक वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा। फिर हम एज्यूम करते हैं कि किसी मोमेंट पे बॉल यहां था। अब किसी मोमेंट पे बॉल यहां था, उस टाइम पे हॉरिजॉन्टली इसका डिस्प्लेसमेंट x हुआ था, मतलब यहां से कह दें कि ये डिस्प्लेसमेंट x हुआ था और वर्टिकली इस समय पे y हुआ था। x और y अननोन है, तो इस टाइम पे इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पहले x है कॉमा y। x कॉमा y इस समय पे कोऑर्डिनेट है। हम निकालना चाहते हैं लोकस। अब आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो पढ़ते होंगे ना लोकस के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा लोकस का मतलब ही होता है रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y के बीच में जो भी रिलेशन आएगा वो बता देगा हमको ये ट्रेजेक्ट्री का शेप क्या है, क्या नाम है उस ट्रेजेक्ट्री के शेप का। तो ये कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम देखें इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा से किसी बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है, अपवर्ड ग्रेविटी डाउनवर्ड है, और उस टाइम पे कुछ टाइम पे t इक्वल टू टी टाइम पे t इक्वल टू 0 पे मान लेते हैं भाई इसको प्रोजेक्ट किया गया, t इक्वल टू टी टाइम पे इसके कोऑर्डिनेट x y है। x कॉमा y है तो y कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अलोंग y एक्सेस यूज कर सकते हैं h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। h क्या है यहाँ पर, y है h। u क्या है, वर्टिकल वाला देखना है, u साइन थीटा। तो h y हो गया u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। चलो भाई एक इक्वेशन तो मिल गया हमको। y में अभी x को इंट्रोड्यूस करना है। x को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे भाई, ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, ये तो आपको अच्छे से पता चल गया। हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेसमेंट इसका x हम मान रहे हैं, इसका मतलब वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यूज करें तो यहां पर वेलोसिटी u cos थीटा डिस्प्लेसमेंट x अपॉन टाइम t। यहां से क्या मिला हमको, यहां से मिला टाइम, टाइम मिला x बाई u cos थीटा। और ये टाइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें अगर हम लोग इक्वेशन वन में, क्या थी इक्वेशन वन, y इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। जस्ट टी सब्स्टिट्यूट कर दो दोनों जगह पर, क्या मिल जाता है हमको, मिल जाता है यहां से y इक्वल टू ये t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ स्क्वायर था स्क्वायर कर दिया, और सिंप्लीफाई करने पर इक्वेशन मिल गया y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखें ये क्या बता रहा है इक्वेशन, ये बता रहा है y हाईएस्ट पावर देखें तो किस पे है, y डिपेंड्स ऑन x स्क्वायर। इसका मतलब ये पैराबोला होगा, पता चल गया इसका पाथ पैराबोलिक होगा, पता चल गया ट्रेजेक्ट्री का नाम पैराबोला हो गया, ना कि सेमी सर्कल। देखने में शक्ल से सेमी सर्कल लग रहा था, तो यहां से हम कह सकते हैं कि उसका ट्रेजेक्ट्री पैराबोला होगा, पाथ उसका पैराबोला होगा। चलिए यहां तक तो आपको प्रूव करने को भी आता है, स्कूल में जो बच्चे 11th में पढ़ रहे होंगे उन्होंने ये पढ़ा होगा। अब इसके और जो मॉडिफाइड फॉर्म है जो हमको काम आएंगे न्यूमेरिकल में, ये तो आपके स्कूल के जो न्यूमेरिकल है वहां पर काम आ सकता है, और इसके मॉडिफाइड फॉर्म्स को देखा जाए, क्या है मॉडिफाइड फॉर्म, देखिए अदर फॉर्म ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जो इक्वेशन है ट्रेजेक्ट्री का उसका देखें तो सबसे पहले y इक्वल टू एक्स टेन थीटा, कोई दिक्कत नहीं, जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को, जो वन बाई कॉस स्क्वायर थीटा था, सेक स्क्वायर थीटा लिख लिया, और इसको लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, किसको, सेक स्क्वायर थीटा को। चलो एक और फॉर्म आ गया, और बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्म है। आप लोग तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होंगे, यहां पर आप देखो एक्स में क्वाड्रेटिक बन रहा है ना, एक्स में क्वाड्रेटिक,
tan थीटा में भी क्वाड्रेटिक बन रहा है, इसका मतलब देयर विल बी ऑलवेज टू वैल्यू ऑफ थीटा, जिसके लिए हम x और y को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। x की दो वैल्यूज तो होंगी, थीटा की भी होंगी, और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर रियल रूट, आप इसको देख भी सकते हैं। सो ये एक फॉर्म हो गया। चलो इसके और फॉर्म देखने हैं तो हम इसमें और मैनिपुलेशन करेंगे। क्या मैनिपुलेशन करेंगे? नाउ दिस इज x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर बाई ट्वाइस u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हमने क्या किया, ये देखिए ये तो पहले ही था ना, अब ये एक फॉर्म हो गया, डन हो गया। इसके बाद दूसरे फॉर्म पे फोकस कर रहे हैं। हमने tan थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, tan थीटा से डिवाइड कर दिया। फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा, अब x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर tan थीटा, अब जरा यहां देखो 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, tan थीटा को लिख लिया sin थीटा बाई cos थीटा, और ये cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब हमारे को रिजल्ट मिल गया x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर tan थीटा बाई u स्क्वायर sin 2 थीटा। अब एक रिजल्ट आपको याद होगा, याद हो चुका होगा, याद नहीं करना था, मैंने कहा था याद नहीं करना है, पर ये रिजल्ट आपको मालूम है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी है। चलिए यहां सब्स्टिट्यूट करें, अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे ये $1 मिलियन आपको, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने अभी तक हम लोगों ने फॉर्मूले प्रोजेक्टाइल में पढ़े, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। जेई मेंस में इस फॉर्मूले पे बेस कितने क्वेश्चन आए आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जेई एडवांस में भी कई बार चीकी क्वेश्चन उन्होंने इस पे दिए हैं। ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा अब तक जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ के आए हैं, ये फॉर्मूला देखिए, अभी तक हमने नहीं कहा आपसे कोई फॉर्मूला याद करिए, इस फॉर्मूले को मैं कहता हूं। क्यों याद करने की बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए आपका दिमाग ठंडा होगा, काफी मैनिपुलेशन करनी पड़ी, तो क्यों ना एक रिजल्ट इसको याद रखें, और ये हमारा लक फैक्टर है। अगर हमको इस पे क्वेश्चन मिल गया मेंस में या एडवांस में, तो यकीन मानिए हम 1 मिनट के अंदर इसको, विद इन 30 सेकेंड हम इसको बहुत आराम से टैकल कर सकते हैं। सो एक्स कोई भी वैल्यू हो सकती है, ध्यान रखिएगा। एक्स मिडिल में कोई भी r/2 r/3 r/10 वट एवर, एक्स कोऑर्डिनेट याद है ना आपको। यहां पर आर, कैपिटल आर क्या है, रेंज है, और y भी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये फॉर्मूला किसको कनेक्ट कर रहा है? ये फॉर्मूला कनेक्ट कर रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। यहां पर रेंज आर है, किसी भी पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट ये हो गया, y कोऑर्डिनेट ये हो गया, x कॉमा y और r को कनेक्ट कर, इतना वैल्यूएबल रिजल्ट है ये। सो y इक्वल्स टू x tan थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस x बाई r। एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस में यूज होता है, जब क्वेश्चन फंस जाता है तब इसका यूज होता है। सो फ्रेंड्स, ये तो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, आपका स्कूल लेवल तक का ऑलमोस्ट प्रोजेक्टाइल खत्म हो गया। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने कहा था कि इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम लेवल पर होंगे तो हम वो रिजल्ट यूज कर सकेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। फिर हमने कहा था फिर क्या करेंगे, बिल्कुल सही है, फिर क्या करेंगे, उसी के कॉन्सेप्ट देखते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन व्हेन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आर एट डिफरेंट लेवल, यही तो आपके लिए था वहां पर चैलेंज कि हमारे पास फॉर्मूला ही नहीं, हम क्या करेंगे, क्या करेंगे। चलिए देखते हैं। एक बॉल है, उसको अगर हम u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दें, तो यहां पर अगर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन करें, देखें आप, u sin थीटा वर्टिकल मिरर में आता है और u cos थीटा हॉरिजॉन्टल मिरर में आता है। x सपोज ये हॉरिजॉन्टली देख लेते हैं और वर्टिकल हाइट h है। अगर इसको जस्ट हॉरिजॉन्टल हम प्रोजेक्ट करते हैं, ये कहा जाता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन या हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है, तो क्या आप बता सकते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा? जरा सोच के देखो भाई, यहां पर ऐसे प्रोजेक्ट करोगे तो आपको कुछ ना कुछ थीटा यहां देना पड़ेगा, ऐसे करोगे तो थीटा बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे करोगे थीटा कम करना पड़ेगा, और जब ऐसे कर दोगे तो थीटा तो जीरो ही हो जाएगा ना। थीटा जीरो हो जाएगा, इसी को बोलते हैं स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अब जब थीटा जीरो हो जाएगा तो इंटरेस्टिंग है ना, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। इट मींस वर्टिकल मिरर में आप देखोगे तो वर्टिकल मिरर में इट विल बी यू साइन जीरो, और ये वैल्यू हो जाएगी जीरो। एच नो प्रॉब्लम, जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। मतलब क्या हो गया ये, जरा 1D मोशन का याद करो, जस्ट एक बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं अगर, तो h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू तो खत्म हो गया। इसका मीनिंग है यहां पर h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर आया, h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर आया, तो टाइम तो हमको मिल गया कितना, √2h/g, और ये टाइम
वो टाइम ऑफ फ्लाइट वाला फॉर्मूला नहीं है, उससे डिफरेंस है तो √2h/g टाइम आ रहा है। ये वो टाइम है जब ये बॉल स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को स्ट्राइक करने में इतना टाइम लगेगा, मतलब हम टाइम ऑफ फ्लाइट कह सकते हैं इसको, ये टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। अब जरा एक बात देखो आप, क्या टाइम ऑफ फ्लाइट उसके इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। बात समझिए इसको, दिस इज इन दिस पर्टिकुलर केस इंडिपेंडेंट ऑफ यू। क्या टाइम ऑफ फ्लाइट मास पे डिपेंड कर रहा है? एयर रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं कर रहे हैं, बात ध्यान दीजिएगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है, एम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो डिपेंड किस पे कर रहा है? सिर्फ एच पे डिपेंड कर रहा है। एच नहीं बदलोगे तो ये टाइम नहीं बदलेगा। इसी का एक इंटरेस्टिंग पजल टाइप का है। इसमें क्या है, यहां पर पहले हॉरिजॉन्टल मिरर में देखें। हॉरिजॉन्टल मिरर में एक u cos थीटा वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x है। टाइम हम निकाल चुके हैं कि भाई टाइम √2h/g है। इसका मतलब है वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को यूज करो, u cos थीटा इक्वल्स टू x/t। अब t की वैल्यू, पहले तो थीटा कितना होगा जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है? बिल्कुल सही, u cos 0 एंड दैट मींस u। तो u cos 0 को हमने सिंपल हटा दिया, ut बचा, t की वैल्यू रख दो, ये रिलेशन आया। ये भी बहुत बढ़िया रिलेशन है और बहुत अच्छा बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको भी ध्यान रख सकते हो। ये मैं नहीं कहूंगा क्योंकि ये छोटा सा है, आप विद इन 20 सेकंड डिराइव भी कर सकते हैं, इसलिए कोई इश्यू नहीं है। तो ये अगर, लेकिन ये कब है? जस्ट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के केस, ठीक है भाई। अब ये देख लिया कि जो उसका रेंज है किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर एक यू पे डिपेंड कर रहा है, यहां पर आ गई बात। नंबर दो किस पे डिपेंड कर रहा है? एच पे डिपेंड कर रहा है, बस। और किसी पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है, नहीं, और किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब एक पजल लेते, पजल टाइप का क्वेश्चन है। पजल टाइप का क्वेश्चन क्या है? आप स्क्रीन पे देखें, देयर आर 3 बॉल्स, 3 बॉल्स है, ठीक है। तीनों बॉल के मास अलग अलग हो सकते हैं। तीनों बॉल्स को अलग अलग तरीके से प्रोजेक्ट किया। देखें कैसे प्रोजेक्ट किया। सबसे पहले इस बॉल को प्रोजेक्ट किया, फिर अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया और अल्टीमेटली इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया। सो आइए एक एग्जांपल लेते हैं, एक पजल टाइप का एग्जांपल। आप देख सकते हैं स्क्रीन में, देयर आर 3 बॉल, तीनों के मास डिफरेंट हो सकते हैं, तीनों बॉल्स के मास डिफरेंट हो सकते हैं। हम इनको अलग अलग वेलोसिटी भी दे सकते हैं, इवन अलग अलग एंगल भी दे सकते हैं, अलग अलग एंगल भी दे सकते हैं। चलिए देखें कैसे। एक बॉल को तो हमने ऐसा प्रोजेक्ट कर दिया, एक बॉल को हमने अपवर्ड प्रोजेक्ट कर दिया, एक बॉल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया। अब क्वेश्चन क्या पूछता है? कौन सा बॉल, विच बॉल विल स्ट्राइक ग्राउंड फर्स्ट? पहले कौन स्ट्राइक करेगा, पहले कौन स्ट्राइक करेगा, ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसकी बात करें। इसका वेलोसिटी u था, इट वाज सम एंगल, चलिए थीटा ले लेते हैं, ये u cos थीटा हो गया और यहां पर u sin थीटा हो गया। अगर आप देखें इसका वेलोसिटी यहां पर u था और ये एंगल थीटा होगा, तो ये u cos थीटा और ये हो गया u sin थीटा। इसकी बात करें तो ये वेलोसिटी u है और ये हो जाएगा cos 0 और यहां पर ये हो जाता है u sin 0। इशू है टाइम का, टाइम क्या लगेगा? टाइम का इशू क्या है? अगर हम देखें, इसको एज्यूम कर लें बॉल नंबर 1, ये एज्यूम कर लें बॉल नंबर 2, ये एज्यूम कर लें बॉल नंबर 3। इसका मतलब देखें जरा यहां पर, अगर हम बॉल नंबर 1, एच सबका सेम है, इक्वल्स टू बॉल नंबर 1 के लिए पहले देखते हैं क्या होगा। यहां पर u sin थीटा एंड दैट टाइम्स t एंड देन प्लस हाफ g t स्क्वायर। अगर हम बॉल नंबर 2 के लिए देखेंगे तो बॉल नंबर 2 को अपवर्ड प्रोजेक्ट किया था, तो माइनस एच इक्वल्स टू यू साइन थीटा एंड टी, एंड इन दिस केस इट विल बी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बॉल नंबर 3 के लिए देखेंगे तो h इक्वल्स टू यू साइन 0 इंटू टी एंड देन प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इशू ये है,
अगर ये तीनों बॉल एंगल पे प्रोजेक्ट किए गए हैं, अगर ये तीनों बॉल हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किए जाते हैं, एंगल पे प्रोजेक्ट किए गए, वी कैन से दैट टाइम इज डिफरेंट। अगर ये हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते तीनों बॉल को तब क्या होता? ऐसी कंडीशन में देखें हॉरिजॉन्टली बॉल ए के लिए, एक बॉल को ए एज्यूम कर लिया, सो दैट विल बी h इक्वल्स टू 2 sin 0 into t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। देन बॉल बी के लिए क्या होगा? 2h by g, कैसे? वही u into t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। बॉल सी के लिए देखें तो यहां पर रूट 2h by g, अगेन द सेम रिजल्ट। मतलब ये हुआ कि इफ ऑल थ्री बॉल्स आर प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, then the time will not depend on anything, even initial velocity या mass, किसी पे भी डिपेंड नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं एक को ड्रॉप किया है, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। एक को 20 मीटर पर सेकंड से, एक को लेट अस एज्यूम हम कुछ ले लेते हैं 100 मीटर पर सेकंड से, आप एज्यूम कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑल थ्री बॉल्स के लिए टाइम, इसके लिए रूट 2h by g, इसके लिए रूट 2h by g, इसके लिए रूट 2h by g, and that means all three balls will strike the ground simultaneously if they will projected in horizontal direction. So all three balls will strike the ground. तब करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा? डी। अब एक एग्जांपल लेना चाहते हैं, इसी पे बेस है ये एग्जांपल। देखिए क्या कहता है, अ जेट फाइटर प्लेन इज फ्लाइंग एट कांस्टेंट स्पीड 360 किलोमीटर पर आवर। जेट फाइटर प्लेन है, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फिर क्या कहता है, स्पीड उसका गिवन है, जेट प्लेन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली एट हाइट ऑफ 20 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है भाई, जेट फाइटर प्लेन ग्राउंड से 20 किलोमीटर ऊपर है, ऊंचाई पर है, ठीक है। जेट रिलीज ए बॉम्ब टू हिट अ टारगेट ऑन द ग्राउंड, उसने एक बॉम्ब को रिलीज किया, ठीक है। हाउ मच हॉरिजॉन्टल गैप बिफोर जेट विल रिलीज द बॉम्ब, हॉरिजॉन्टली कितना पहले बॉम्ब को रिलीज करेगा, पहली बात ये हो गई। ये हमारे पहला केस हो गया। अब ये एक इंपॉर्टेंट केस है, यहां पर बॉल जैसे आप देख सकते हैं ये जेट फाइटर प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टली ट्रेवल करेगा, इसके अंदर बॉम्ब होगा, इसके अंदर बॉम्ब है। तो अगर ये फाइटर प्लेन सपोज किसी यू स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो इसके अंदर रखा हुआ बॉम्ब भी तो यू स्पीड से ही ट्रेवल कर रहा है ना। अभी तो फिलहाल दोनों का स्पीड सेम है। इशू ये है, क्वेश्चन में पूछ रहा है इसका हाइट भी दिया हुआ है, ये कितनी हाइट पर फ्लाई कर रहा है, और एज्यूम कर लेते हैं ये टारगेट है, इसको इस टारगेट को हिट करना है, डिस्ट्रॉय करना है, इस टारगेट को हिट करना है। इसके लिए हमको ये चाहिए कि ये कितना पहले, अब जो हमारा पायलट होगा उसको तो डिसीजन लेना होगा ना, कैलकुलेशन करना होगा, इतना पहले बॉम्ब को ड्रॉप कर दे, टारगेट हिट हो जाएगा। सो कितना पहले ये बॉम्ब को ड्रॉप करे, इंटरेस्टिंग केस है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि जेट प्लेन हो सकता है आपने ना देखा हो, या जेट प्लेन को किसी टारगेट को स्ट्राइक करते हुए ना देखा हो, ये तो वार टाइम पे होता है। तो इसके लिए चलिए एक एनिमेशन की हेल्प लेते हैं, वहां पर आपको अच्छे से इमेजिन हो जाएगा, फिर हम इस कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर उसने बॉम्ब ड्रॉप किया, बॉम्ब आके स्ट्राइक कर दिया, जस्ट ड्रॉप किया, नॉट थ्रोइंग। अब बॉम्ब के पास भी वही वेलोसिटी था और जो फाइटर प्लेन के पास वेलोसिटी है, मतलब 360 किलोमीटर पर आवर इसके पास भी था, 20 किलोमीटर हाइट पे इसको ड्रॉप किया है, और फाइटर प्लेन के पास भी स्पीड यू था। क्या बता सकते हैं इसका यू स्पीड? ये भी 360 किलोमीटर पर आवर ही तो होगा, और हॉरिजॉन्टल चल रहा था, हॉरिजॉन्टल चल रहा था, इट मींस हम कह सकते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा? u sin 0। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा? u cos 0। हमारे लिए क्वेश्चन है x, x कैलकुलेट करना है। हम लोगों ने एक रिलेशन देखा है अभी, क्या रिलेशन था हमारे पास? हम लोग रिलेशन डायरेक्टली देख चुके हैं, x इक्वल्स टू u रूट ऑफ 2h by g, कुछ भी नहीं करना है। और यही काम वो जेट फाइटर प्लेन का पायलट करेगा, उसको अपनी स्पीड मालूम होगी, उसको अपनी हाइट भी मालूम होगी कि वो ग्राउंड से कितनी हाइट पर फ्लाई कर रहा है, और यहां से वो कैलकुलेट कर सकता है u 360 किलोमीटर पर आवर गिवन है, 5/18 कर दिया, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, हाइट 20 किलोमीटर पे था तो 20 इंटू 10 पावर 3 हो गया, और सॉल्व किया तो यहां पर आ गया 2000 इंटू रूट 10 मीटर। इतना पहले वो बॉम्ब को ड्रॉप कर देगा। देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, दो चीजों ने बहुत सिंपल बना दिया। नंबर एक एनिमेशन,
आप इमेजिन कर सकते हैं। और अभी ये मत सोचिए, अभी इस केस के एप्लीकेशन और भी हैं आगे, हम लोग देखेंगे अभी। और नंबर 2, ये जो कॉम्पैक्ट रिजल्ट था, इसने आपको समझा दिया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, तुरंत ये रिजल्ट आप वहां पे लगा सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए ये तो हो गया। सो हम लोगों ने ये देखा वहां पर क्वेश्चन क्या है, सपोज ये एक जेट फाइटर प्लेन है और ये एच हाइट पे फ्लाई कर रहा है। यहां पर ये कोई टारगेट है जिसको डिस्ट्रॉय करना था। फाइटर प्लेन का कुछ यू स्पीड होगा, नो डाउट। इसने अगर इस एच हाइट पर एक बॉम्ब ड्रॉप किया है तो बॉम्ब आकर यहां पर ऐसे हिट करेगा टारगेट। क्वेश्चन क्या है, बॉम्ब के पास भी स्पीड यू होगा। अब बताना ये है कि जब ये बॉम्ब जिस मोमेंट पे इसको हिट कर रहा होगा और तब तक अगर ये फाइटर प्लेन अपना मैग्नीट्यूड ना चेंज करे, मतलब अपनी स्पीड को ना चेंज करे, ना ही डायरेक्शन को चेंज करे, तो क्वेश्चन ये है कि उस मोमेंट पर जब ये बॉम्ब इस टारगेट को हिट कर रहा होगा, ये फाइटर प्लेन कहां होगा? इस सिचुएशन पे होगा, यानी इसके जस्ट वर्टिकल लाइन के पहले होगा, या इसके जस्ट ऊपर होगा, या इसके जस्ट आगे होगा। दो तीन ऑप्शन हो गए हमारे पास, ए, बी और सी। अब सोच के बताओ आप लोग, कहां पर होगा उस टाइम पे जेट फाइटर प्लेन जिस मोमेंट पर ये बॉम्ब इसको हिट करेगा और जेट फाइटर प्लेन अपनी स्पीड में कोई चेंज नहीं लाएगा। कहां पर होगा इसके लिए? अच्छा, कुछ लोग कह रहे होंगे ए पे होगा, कुछ लोग कह रहे होंगे सी पे होगा, भाग जाएगा वो आगे। काफी लोग, शायद मेजॉरिटी आप में से सोच रहे होंगे सी पे होगा, पर बी पे भी कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? बी पे कह रहे होंगे कुछ लोग, अगर एनिमेशन जिन्होंने ध्यान से देखा होगा वो शायद कह रहे होंगे कि नहीं बी पे होगा। फैक्ट यही है, वो बी पे होगा। कैसे? देखें, अगर हम जेट प्लेन की बात करें तो जेट फाइटर प्लेन का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एक्स जे ले लें। क्या था वेलोसिटी? यू। टाइम कितना लगा? अरे भाई, बॉम्ब यहां से यहां तक आने में टी टाइम लग रहा है, तो वही तो पूछ रहे हैं। तब तक जेट फाइटर प्लेन को यहां से यहां तक जाने में भी तो वही टाइम लगा होगा, मतलब उसने स्पीड थोड़ी ना चेंज किया है। तो इसका मीनिंग है, और हॉरिजॉन्टल स्पीड तो चेंज होता नहीं है प्रोजेक्टाइल पाथ में, ये तो कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट यूटी होगा। और अगर हम बॉम्ब का डिस्प्लेसमेंट देखें तो बॉम्ब का डिस्प्लेसमेंट यहां पर उसका वेलोसिटी क्या है? यू। एंगल क्या है? हॉरिजॉन्टल, यू कॉस 0, और दिस मल्टीप्लाइड बाय टी। इसका मतलब ये भी यूटी हो गया। इसका मतलब बॉम्ब और जेट फाइटर प्लेन दोनों वर्टिकली एक ही डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उस ड्यूरेशन में, तो 100% ये जेट फाइटर प्लेन ऊपर ही होगा। और ये आप अगर एनिमेशन ध्यान से देखें उसमें भी देख सकते हैं। चलिए हम लोग देखेंगे अभी उसको ध्यान से। यहां पर एक और पॉइंट बताते हैं। अगर सपोज ये इवेंट हो गया, हम कहते हैं ये जेट फाइटर प्लेन था, एच हाइट पे फ्लाई कर रहा था। इशू ये है, बॉम्ब ड्रॉप किया इसने, चलिए ये टारगेट हो गया, टारगेट को बॉम्ब ने हिट कर दिया। उसके बाद ये बाहर भागने के चक्कर में इसने यू तो नहीं चेंज किया, एंगल चेंज कर दिया कुछ थीटा। अब क्या होगा? अब बताइए, ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, या सी पोजीशन पे होगा? अब कुछ लोग कह रहे होंगे नहीं, भागने के चक्कर में था, सी पे होगा। नहीं भाई, सी पे नहीं होगा। फिर क्या बी पे होगा? नहीं, यहां पर बी पे भी नहीं होगा, ए पे होगा। कैसे? चलो फिर से देखें कैसे। देखें, यहां पर पहले जेट प्लेन के लिए निकालेंगे। अब जेट प्लेन का स्पीड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला लेना है। हॉरिजॉन्टल वाला क्या होगा? यू कॉस थीटा। इट मींस यू कॉस थीटा एंड दैट मल्टीप्लाइड बाय टी। लेकिन बॉम्ब के लिए तो अभी भी यू इंटू टी ही है, यानी यू कॉस 0 इंटू टी है। अब जरा कंपेयर करें, थीटा की वैल्यू कुछ भी होगी, कुछ भी होगी, हम कह रहे 30 डिग्री होगी, 45 डिग्री होगी, कुछ भी होगी, ये तो इसको कम कर देगा ना। इसका मतलब एक्स जे विल बी लेस देन एक्स बी। पर कब? अगर वो स्ट्रेट उड़ने के बजाय किसी एंगल पर बॉम्ब ड्रॉप करने के बाद उड़ने लगे, तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट केस था। अब जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि आप लोगों ने ये केस तो देख लिया, अगर एनिमेशन जिन लोगों ने ध्यान से नहीं देखा था, चलिए हम लोग एक बार और देख लेते हैं एनिमेशन को ध्यान से। यहां पर आप देखिए एनिमेशन में, अब देखिए बॉम्ब जिस समय पे स्ट्राइक कर रहा है, फाइटर प्लेन कहां है? जस्ट टारगेट के ऊपर है।
और अगर उसने अपनी स्पीड नहीं चेंज की, इसका मतलब वो टारगेट के ऊपर ही रहेगा हमेशा, ऑलवेज। सो फ्रेंड्स, ये तो हमने एक इंटरेस्टिंग केस देख लिया, और यही डिफरेंस होता है स्कूल लेवल पे और जेई मेंस या एडवांस लेवल पे। यहाँ पर आपकी सोच को रिफाइन करना होता है, जितने क्यों हो सकते हैं, ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा होता तो। ये नहीं होता है कि डायरेक्टली एक केस बता दिया, लो जी हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपको एक आईआईटी का ड्रीम देख रहे हैं और आईआईटी पहुंचना है, तो ब्रेन तो इनोवेटिव होना चाहिए आपका। सो आइए और एग्जांपल देखते हैं, और हॉरिजॉन्टल मोशन वाले, हॉरिजॉन्टल जो बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है, वही वाले एग्जांपल्स देखते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। स्टेयरकेस हैविंग ईच स्टेप 10 सेंटीमीटर हाई। आप देख सकते हैं स्टेयरकेस है, हर एक 10 सेंटीमीटर हाई है, 20 सेंटीमीटर वाइड है। चलिए ये हो गया 20 सेंटीमीटर। सीढ़ी है, जिसको हम सीढ़ी बोलते हैं, ठीक है, आपके घरों में जो स्टेप्स होते हैं, उसी का हम कंसीडर कर रहे हैं एग्जांपल। इफ अ बॉल ड्रॉप्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बॉल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ड्रॉप किया गया फ्रॉम द टॉप step with 10 meter per second in horizontal direction. Of course, a ball strike nth step, किसी nवें स्टेप पे, मतलब हो सकता है चौथा स्टेप हो, पांचवा स्टेप हो, 10वां स्टेप हो, स्ट्राइक कर रहा है, तो हमको यही बताना है कौन से स्टेप पे स्ट्राइक कर रहा है। ये भी, इसको भी हम जाएंगे और डीप में जाएंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। अगर आप देखें ये बॉल गया, लेट अस अज्यूम किसी स्टेप पे इसने स्ट्राइक किया, वो स्टेप कोई भी हो सकता है, वही तो निकालना है। क्वेश्चन तो वही है हमारा, हर एक जो हमारा स्टेप का डायमेंशन दे दिया कि भाई हाइट 10 सेंटीमीटर और विथ 20 सेंटीमीटर है। अब जरा अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, तो हमारा कौन सा केस बन जाता है, देखो जरा, ये वही केस बन गया कि नहीं बन गया, यहाँ पर हॉरिजॉन्टली 10 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट कर दिया। अब स्ट्राइक कर रहा है किस स्टेप को, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। चलिए हम यहां पर समझें, सपोज ये बॉल, एक बार एज्यूम करके देखो, ये बॉल यहीं पर स्ट्राइक करता, तो क्या करते, एच क्या होता, 0.1 मीटर, और ये रेंज क्या होता, 0.2 मीटर। अच्छा पहली स्टेप पे है, नहीं नहीं भाई, चलो दूसरी पे अगर टकराता, तभी क्या होता, रेंज हो जाता 0.2 इंटू 2, और हाइट क्या हो जाता, 0.1 इंटू 1, 0.1 इंटू 2। इसका मतलब तीसरी पे टकराता, तो हम कह देते ये हो जाता 3 इंटू 0.2 हॉरिजॉन्टल हो जाता, और 3 इंटू 0.1 वर्टिकल हो जाता। हमने एज्यूम किया है एनवी पे टकरा रहा है, तो देखो 0.1 इंटू n, और x में 0.2 इंटू n, और बॉल स्ट्राइक कर रहा है nth स्टेप पे। क्या करना है, वही फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, x इक्वल्स टू यू रूट 2h/g, एंड यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया x का और u का, यहां से हमको n आ गया, सॉल्व करने पर 50th स्टेप, आंसर मिल गया हमको, 50th स्टेप पे टकराएगा। अब यहाँ पर कुछ लोग आप में से कह रहे होंगे, कुछ लोग होते हैं, अच्छा दिमाग होता है, वो कह रहे होंगे अच्छा ये एग्जैक्ट 50 आ गया, इन्होंने मैनिपुलेट करके वैल्यूज रखी थी, एग्जैक्ट 50 ना आता तब क्या करते। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ आता आंसर n इक्वल टू 49.1, क्या लिखते हैं आप, कौन से स्टेप पे टकरा रहा है, क्या आंसर होता, एग्जैक्ट बिल्कुल सही है, अभी भी ये 50th स्टेप पे हम कहते। अगर ये आता 49.001, अभी भी आंसर यही रहता, बात समझने की कोशिश करो। अगर ये आता 49.9, तभी भी ये 50 ही रहता। इसका मतलब जो यहाँ पर जितने स्टेप क्रॉस कर चुका है, अब वो नेक्स्ट स्टेप पे पहले गिर गया होगा, बीच में गिर गया होगा, या एंड में गिरा होगा। पर अगर ये आता n की वैल्यू सपोज 50.1, तो आंसर 50 नहीं, क्या हो जाता, 51। पॉइंट समझ में आ गया आपको, क्या समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया कि भाई चलो, अगर ये हम लोगों ने मैनिपुलेट करके वैल्यूज नहीं रखी हैं, और ऐसा आता जहां वैल्यूज डिफरेंट होती, तो आप कर ले जाओगे। चलिए अब इसमें एक पॉइंट लेते हैं, सोचते हैं, आपके दिमाग को और थोड़ा सा डीप में जाते हैं इसी केस में। every day is same except every data is same except velocity of the ball. If initial velocity is not given, ठीक है भाई, and saying what will be the minimum initial velocity in above question so that ball hits 50th step. जरा दिमाग को खोल के बैठिएगा, ठीक है। अगर आपको जरा सा भी थकावट लग रही, मुंह हाथ धो लीजिए, ध्यान से समझिए, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है।
उसने कहा क्वेश्चन में कि नहीं यू मिनिमम क्या होगा ताकि बॉल 50th स्टेप पे स्ट्राइक कर जाए। इंटरेस्टिंग है ना, अभी हम लोगों ने 50th स्टेप पे स्ट्राइक कराया था, इसका तब इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया था 10 मीटर पर सेकंड। अब क्या होगा कि 10 मीटर पर सेकंड होगा। लेट अस सी। सबसे बड़ी शर्त यहां पर ये है कि ये 50वीं स्टेप पे स्ट्राइक करे, यही तो कह रहा है हमसे। ये तो नहीं कह रहा है कि वो उसके एंड में करे, उसके मिडिल में करे, वो कहीं भी करे। और मिनिमम की बात कर रहा है। देखो जरा भाई ध्यान से इस मिनिमम को ध्यान से समझो, मिनिमम को समझो ध्यान से। अगर ये बॉल आके और ये सपोज 49th स्टेप है, इस पे यहां रब करता हुआ, ग्रेज करता हुआ गया और ये 50th पे बिल्कुल इनिशियल में जाके स्ट्राइक कर दिया, तो क्या कहोगे आप क्या कहोगे? हॉरिजेंटली इसका एक्स क्या होगा? अभी हमने क्या किया था 50 इंटू 0.2 किया था, अब हॉरिजेंटली क्या कहोगे? नहीं 49 इंटू। अगर ये पॉइंट समझ में आ गया आपको तो ठीक है, आगे बढ़िएगा। नहीं समझ में आया 2-3 मिनट के लिए रिवाइंड करिए, फिर से समझिए, दिमाग पे जोर डालो। यहां पर हॉरिजॉन्टली मिनिमम पूछा है उसने, इस मिनिमम में सारे क्वेश्चन को बदल दिया। देखिए फिजिक्स का गेम, सब डेटा वही एज इट इज वही है, एक शब्द लगा दिया MIN मिनिमम, बस क्वेश्चन बदल गया। यही होता है फिजिक्स। आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से भी क्वेश्चन बदल जाते हैं, लोग देखेंगे आगे ऐसे में। तो यहां पर मिनिमम लगाया, क्वेश्चन चेंज हो गया और आपको समझ में आ गया कि अब हॉरिजॉन्टल रेंज में हम एक स्टेप हमको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो इसको ग्रेस करके स्ट्राइक किया है। 49th स्टेप अगर इसको मान लें तो ये 49 को ग्रेस किया है, रब किया है। इट मींस फॉर्मूला तो हमारा लग जाएगा अभी भी, लेकिन ये होगा नाउ इट इज 49 इंटू 0.2 मीटर। एच भी हम लोग 49 इंटू 0.1 ले लेते हैं। सो यहां से अब कुछ लोग कहेंगे नहीं गिरा यहां पर है, अरे भाई अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा। वो आप कर सकते थे, योर हैंड आपके हाथ में है, आप कर सकते थे, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा और हमने मान लिया कि ये यहाँ पे हिट कर गया, ऐसा मान लिया। ठीक है, सो x इक्वल्स टू यू रूट 2h बाई जी, और यहां पर सॉल्व किया हमने तो u की वैल्यू आ गई 7 रूट 2 मीटर पर सेकंड। ऑब्वियसली ये डिफरेंट है ना, वहां पर 10 मीटर पर सेकंड दिया था, ये 7 रूट 2 मीटर पर सेकंड है, इट्स डिफरेंट। और ये इसका मिनिमम वेलोसिटी हो गया। सो दिस वन इज द मिनिमम वेलोसिटी 7 रूट 2 मीटर पर सेकंड। ध्यान रखिएगा, मिनिमम वेलोसिटी की वजह से ये क्वेश्चन बदल गया। तो ये इंटरेस्टिंग केस था, आपको मजा आया होगा। सो यहां तक आप लोगों ने देख लिया। अब हम बिल्कुल डीप में जा रहे हैं और काफी हद तक डीप में पहुंच चुके हैं, ये आपको फील हो गया होगा। और मेंटल वर्क थोड़ा सा ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, तो इसलिए हम रिलेटिवली डेज को लंबा नहीं कर रहे हैं, ताकि आप रिफ्रेश फील करें, आप एक डे फिनिश करें। ये नहीं कि आप कंटिन्यूअसली बहुत देर तक, क्योंकि यहाँ पर ये अब जेई मेंस के ऊपर जा रहा है चैप्टर, जेई एडवांस पे हम लोग एंटर कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जो केसेस देख लिए, इंपॉर्टेंट केसेस थे, इंटरेस्टिंग थे, आपको मजा भी आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट डे में देखेंगे और क्रूशियल, जब किसी एंगल पे बॉल को प्रोजेक्ट करेंगे, किसी हाइट से इंक्लाइन पे प्रोजेक्ट करेंगे, इवन डबल इंक्लाइन भी देखेंगे। सो उसके लिए भी मेंटली फ्रेश रहना है। एक ही दिन में आपको 3-4 डे नहीं करने हैं, अनटिल अनलेस आप अगर कुछ स्पेशल जीनियस है, देन इट्स अदर थिंग। अदरवाइज आपको एटलीस्ट अगर मॉर्निंग में एक डे करते हैं, ट्राई करिए, पहले आप उस पे उसको एक बार सोचिए, उसके बाद आप सेकेंड सेम इवनिंग में कर सकते हैं। कंटिन्यूअसली 2-3 डे करेंगे तो फिर आप कुछ पॉइंट्स छूट जाएंगे आपसे, कुछ पॉइंट्स आप पकड़ नहीं पाएंगे। सो फ्रेंड्स, दिस इज एंड ऑफ डे 2 प्रोजेक्टाइल मोशन। नेक्स्ट डे में हम लोग और इंक्लिनेशन या इंक्लाइन पे प्रोजेक्टाइल कोलिजन वगैरह केस देखेंगे।